बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानिए टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। महंगाई बम तैयार, बेहतरीन मौशी हिकमत अमली, रूस की बड़ी पेशकश, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और महंगाई बम तैयार। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि महंगाई का एक और बार इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई से कुचले अवाम को मजीद कुचलने के लिए तैयार है। टैक्सेस की सूरत में अवाम की जेबों पर डाका डाला जाएगा। पहला बजट कह जाएगा। तकरीबन 10,000 अरब रुपए का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर किया गया है। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई का एक और बार इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई से कुचले अवाम को मजीद कुचलने के लिए तैयार है। टैक्सेस की सूरत में अवाम की जेबों पर डाका डाला जाएगा। पहला बजट कह ढाएगा। तकरीबन 10,000 अरब रुपए का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर किया गया है। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना है। कितना खर्चा कितनी बचत, आज पेश होगा वफाकी बजट। टैक्सेस की भरमार होगी, महंगाई का तूफान आएगा, सब्सिडीज रियायतें सब साथ बहा ले जाएगा। नई हुकूमत 9,500 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेगी। 6% पर जाने वाली तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर किया गया है। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना है। दस्तावेजात के मुताबिक तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए होगा। FBR 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स कीमत में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है, जबकि वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। दस्तावेज में बताया गया है कि दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3,523 अरब खर्च होंगे। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब खर्च होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब और सब्सिडीज की मद में 578 अरब मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। मुल्क पर माफिया काबिज हो गए, अब 3 गुना ज्यादा महंगाई होने वाली है। महंगाई का पता अब चलेगा, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। खिताब में कहा, इक़्तिसादी सर्वे ने साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। जो रिपोर्ट पेश की गई वो यकीनी तौर पर PTI दौर की है। हमारे दौर में टेक्सटाइल के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। सर्वे के मुताबिक मुल्क 5.97% से तरक्की कर रहा था। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे गए ज़र मुबादला में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इमरान खान ने कहा, 30 साल से हुकूमत करने वाले ने सिर्फ सियासत के लिए मंसूबे बनाए, डैम्स नहीं बनाए, जिसका खमियाजा आज हम पानी की कमी और लोड शेडिंग की सूरत में भुगत रहे हैं। इमरान खान ने कहा, कोरोना के दिनों में लॉकडाउन नहीं किया तो तनकीद की गई। ये आए थे इस मुल्क में अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कर। हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 5.74 हमारे तीसरे साल में इकनॉमिक हमारी जो GDP है, जो सालाना दौलत है, उसमें इजाफा हुआ। और ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री हमारी बढ़ी 7.2%। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बढ़ी हैं 32 अरब डॉलर। फिर रेमिटेंसेस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ और जो रिकॉर्ड हुई 31 अरब डॉलर। 50 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान में डैम्स, बड़ी डैम्स बनाई गई।
انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی، کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے، یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے. کرونا وائرس پاکستان میں جب اس کا ساری دنیا میں بھی آئی اور ہمارے ملک میں آئی تو ساری اپوزیشن نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دیں، اور انہوں نے میری تنقید کی کہ تم کیوں نہیں لاک ڈاؤن کرتے. اقتصادی جائزہ رپورٹ کے سارے گوشوارے، سارے اعداد و شمار عمران خان حکومت کے حق میں ملک میں سیاسی عدم استحکام کا باعث بننے والے ایکرز کے منہ پر تماچا. رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ کئی اہم اقتصادی اہداف حاصل ہو گئے ہیں. عمران حکومت کے بہتر فیصلوں سے پاکستان کا جی ڈی پی 6% پر رہا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جی ڈی پی کا ہدف سابقہ حکومت نے 4.8% مقرر کیا تھا. زراعت، صنعتی اور خدمات کے شعبے میں بھی اہداف حاصل ہو گئے. رواں مالی سال میں پاکستان کی برآمدات 28% بڑھی. رواں مالی سال 21 اور 22 میں ملکی معیشت کا حجم $383 ارب تک پہنچ گیا. فی کس آمدن $1676 سے بڑھ کر $1798 ہو گئے. محنت کا پھل موجودہ حکومت کی اپنے نام کرنے کی ناکام کوشش. گزشتہ حکومت کی ترقی کے اتنے ثمرات کہ وفاقی وزیر خزانہ بھی خطاب میں شرماتے رہے. رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ کئی اہم اقتصادی اہداف حاصل ہو گئے. عمران حکومت کے بہتر فیصلوں سے آج پاکستان کی جی ڈی پی بہتر ہوئی، 6% پر رہی. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جی ڈی پی کا ہدف سابقہ حکومت نے 4.8% مقرر کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہدف سے بھی آگے جی ڈی پی کی ترقی حاصل کی گئی. زراعت، صنعتی اور خدمات کے شعبے میں بھی اہداف حاصل ہو گئے. رواں مالی سال میں پاکستان کی برآمدات 28% بڑھی ہیں. اپریل مارچ کے مہینوں میں سیاسی عدم استحکام کے باعث اچانک دھچکا لگا، جس سے تجارتی خسارہ، درآمدات اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے. تجارتی خسارہ $45 بلین تک پہنچ گیا. اور خبروں میں اب آگے دیکھیے. نون لیگ نے بتائی پی ٹی آئی کی کامیابی. اور کیسز سے بچنے کا نیا اقدام کیا؟ ایک طرف معاشی صورتحال مثبت سمت میں جانے کی حکومتی دعوے تو دوسری جانب حال یہ ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کم ترین سطح پر آ گئے. سرکاری ذخائر 59 کروڑ 49 لاکھ $، گھٹ گئے. اسٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. اعلامیے میں کہا کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی سے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید کمی ہو گئی. 3 جون کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے مجموعی سرکاری ذخائر 59 کروڑ 49 لاکھ $، کم ہو گئے. ملک میں موجود زر مبادلہ کے ذخائر 15 ارب 77 کروڑ 14 لاکھ کی سطح سے کم ہو کر 15 ارب 17 کروڑ 65 لاکھ رہ گئے. تحریک انصاف حکومت کی کامیابیاں وزیر خزانہ نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہیں. بہتر فیصلے سے پاکستان کی جی ڈی پی بہتر ہوئی. زراعت، صنعتی اور خدمات کے شعبے میں بھی اہداف حاصل کیے. رواں مالی سال میں پاکستان کی برآمدات 28% بڑھی ہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اقتصادی سروے جائزہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی خسارے، درآمدات اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے. معیشت کی سمت کو سدھارنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا روس سے گندم خریدنے کا فیصلہ. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اس سال 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کر رہے ہیں. اس سال بھی جو نئی جی ڈی پی کے حساب سے 5.97% گروتھ آئی ہے رواں مالی سال میں جو تخمینہ ہے، اور پرانے جی ڈی پی کے حساب سے وہ تھوڑی سی گروتھ کم ہوتی، لیکن جو نئے تخمینے کے حساب سے گروتھ 5.97 ہے. مگر وہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی گروتھ آپ کی آئی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے اور آپ کو ڈالر بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ گیا ہے. جی ڈی پی کے تناسب سے بھی یہ پاکستان میں زیادہ بڑا ترین نمبر ہے. یہ امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھی ہے، تقریباً 48% پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھی ہے. ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے، اور دیگر کوانٹیٹیز بھی بڑھی ہیں. بالکل ہمارے ٹیکسٹائل والوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے، لیکن ایکسپورٹ ظاہر ہے کہ صرف 28% بڑھی ہے. تو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت $45 بلین کا ہو چکا ہے. پاکستان کی معیشت کا سمت ہے، اب اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور ہم دنیا بھر سے کہیں سے بھی ریڈی ہیں. اس وقت ہم نے پہلا جو اپروول دیا ہے G2G نیگوسیشن کا، وہ رشیا سے دیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم بھی آج امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اس سال 3 ملین ٹن گندم ہم امپورٹ کریں گے. حکومت کے پیش کردہ اقتصادی سروے پر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں
یہ ہماری حکومت کا ہی لکھا ہوا چھاپا ہے. یہ سروے گواہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت معاشی میدان میں کامیابیاں کتنی حاصل کر چکی ہیں. یہ بالکل ان ریئلسٹک بجٹ بنا رہے ہیں, یہ مفروضوں پہ بجٹ بنا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو اس وقت جو ہے 20% پہ چل رہی ہے, مطلب ایس پی آئی اور وہ جو دوسری ہیڈ لائن ہے وہ 13.84 ہے, اور جیسے ہی وہ تیل کی قیمتیں بیچ میں فیکٹرنگ کریں گے, الیکٹریسٹی فیکٹرنگ کریں گے, گیس فیکٹرنگ کریں گے تو 20 سے پلس چلی جائے گی. تو آپ کا جو ہے انٹرسٹ ریٹس تو بڑھ جائیں گے اس سے بھی زیادہ, تو انفلیشن بڑھے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم اس کو 11.5 پہ لے کے آ جائیں گے. وہ کہاں سے 11.5 پہ لے کے آ جاؤ گے؟ یہ سارا کچھ جب بڑھے گا تو آپ کی گروتھ نیچے جائے گی, آپ کی معاشی ترقی نیچے جائے گی. یہ ابھی بھی 5% پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو مفروضوں پہ بن رہا ہے, یہ تو اس کے اوپر آپ یقین نہ کیجیے گا یہ جو بجٹ بنا رہے ہیں. معاشرتی رہنما عتیق میر کہتے ہیں کہ اتحادی حکومت آنے کے بعد ریلیف ایک غیر معنی لفظ بن کر رہ گیا ہے. لگتا ہے کہ ریلیف ایک افسانوی لفظ ہے. اس حکومت سے ریلیف کی کوئی امید نہیں ہے. بولے کہ حکومت مسلسل مہنگائی کے بم عوام پر گرا رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ حکومت بجٹ میں کوئی مزید بم نہ گرائے. ایسا نہ ہو کہ جو غریبوں کے پاس 2 وقت کی روٹی رہ گئی ہے وہ بھی چھن جائے. اب تک ریلیف تو لفظ ایک مفروضہ بن کے رہ گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے ریلیف ایک افسانوی لفظ ہے جس کی اس بجٹ میں اور اس حکومت سے قطعی طور پر امید نہیں ہے. اور جس طرح یکے بعد دیگرے عوام پر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں, اب مزید کوئی ایسا اس بجٹ میں کوئی بم نہ گرایا جائے جو ایک وقت کی روٹی رہ گئی لوگوں کے لیے وہ بھی نہ چھن جائے اور لوگ فاقہ کشی پر اور خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں. حکومت نے تو دعوے اور وعدے کر لیے لیکن عوام کو اعتبار نہیں. شہری کہتے ہیں کوئی امید نہیں کہ یہ حکومت مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور بدامنی کو ختم کرے گی. نہ جانے کون سے ٹیکس لگائیں گے اور کتنا بوجھ ڈالیں گے. ایک دل جلے تو بجٹ کا نیا نام بڑا بم رکھ دیا. امید بڑھ نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. شاید یہ شعر مرزا غالب نے پاکستانیوں کے لیے ہی لکھا تھا. جی ہاں جناب, عوام کو نئی حکومت کے کیے گئے وعدے دعوے پر اعتبار نہ رہا. نا امیدی کے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں. شہریوں نے IMF کا بجٹ قرار دیا ہے. کہتے ہیں قرض لے کر بجٹ بناتے ہیں, نہیں لگتا کوئی ریلیف ملے گا. بجٹ کے حوالے سے سر میری یہی بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عوام کو ریلیف ملے گا. اگر لیکن یہ پہلے کی طرح کریں گے, بجلی مہنگی کریں گے, گیس مہنگی کریں گے تو عوام کا جینا اور مشکل ہو جائے گا. تو لون لیں گے تو لون میں پھر عوام کا نقصان ہے. پھر کل کو پرائسز بڑھیں گی, پھر کل کو بجلی بڑھے گی, گیس بڑھے گی, پیٹرول بڑھے گا. تو مجھے نہیں لگتا یہ عوام کے کسی بھی حق میں ہوگا. ایک دل جلے نے تو بجٹ کا نام بڑا بم رکھ دیا. پہلے چھوٹے چھوٹے بم گرتے ہیں عوام کے اوپر. یہ جو جس کا آپ یہ نام لے رہے ہیں نا, یہ بجٹ, یہ ایک بڑا بم ہے. ملک کا بجٹ تو آج پیش ہوگا لیکن فیصل آباد کی خاتون خانہ کچن کے بجٹ کو لے کر سر پکڑے بیٹھی ہیں. نہ کوشش بھی نہیں پوری کادی پینی ہے. مہنگائی اتنی ہوگی, مہنگائی نے لک توڑے جنا, ہانڈی روٹی بھی نہیں پکتی. ویچ کپڑے ویچ کے پھر غریب عوام نو پورا کریں جتوں بھی ہوندا. شہریوں کا کہنا ہے نہ جانے کون سے ٹیکس لگائیں گے اور کتنا بوجھ ڈالیں گے. جو کماتے ہیں وہ شہباز شریف کو دیں گے کہ ہمارا بجٹ بنا کر دو. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا. فائنانس بل 2022-23 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. کابینہ وفاقی بجٹ کی منظوری دے گی. نئے ٹیکسز سے متعلق فیصلے ہوں گے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کی بھی منظوری دی جائے گی. اجلاس صبح 11 بجے شروع ہوگا. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی طلب کر لیا ہے. فائنانس بل 2022-23 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. کابینہ وفاقی بجٹ کی منظوری دے گی. نئے ٹیکسز سے متعلق فیصلے ہوں گے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کی بھی منظوری دی جائے گی. اجلاس صبح 11 بجے ہوگا. امپورٹڈ حکومت کے وزیر سرکاری سطح پر جھوٹ کے فروغ کے لیے متحرک ہیں. مریم اورنگزیب کا بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف فاروق حبیب نے کہا پوری قوم کے سامنے آج امپورٹڈ سرکار کے بے ضمیر وزیروں نے شرمندگی سے تحریک انصاف کی اقتصادی کامیابیوں کی رودات سنائی. کورونا کے باوجود 6% کی معاشی شرح نمو
चेहरे पे तमाचा है। 8 हफ्तों में मईशत का जनाजा निकालने वाले किस मुंह से तहरीक इंसाफ को मईशत की तबाही का ताना देते हैं? फरूख हबीब का कहना था पार्लियामान को नैब के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना हकीकतन शर्मनाक है। केसेस से बचने और अगला इलेक्शन जीतने के लिए इक्तिसादी हुकूमत ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुश्तरका इजलास में इलेक्शन और एहतसाब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। महंगाई का बहाना बनाकर आने वाली इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट को अपने असली एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने लगी। मुल्क की सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की गैर मौजूदगी में एहतसाब तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट में इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आम इंतखाबात से पहले ज़िमनी इंतखाबात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आजमाने की मंजूरी दे दी गई। ये बिल पहले भी मंजूर हुआ था, लेकिन ममलिकत ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। एतराज लगाया कि ये तरामीम उजलत में मंजूर की गई हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने सदर के एतराजात को बेबुनियाद करार दे दिया। जनाब स्पीकर, जिसके मुताबिक सदर का सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो नज़रसानी की हद तक वो कहा जा सकता है सदर साहब की तरफ से। यही क्लास पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को ये इख्तियार देती है कि वो अक्सरियत से इस बिल को सदर की तजवीज़ करदा किसी भी तरमीम के साथ या उसके बगैर मंजूर कर सकते। इजलास में नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बिल 2022 भी मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में आमिर लियाकत हुसैन के लिए फातिहा ख्वानी की गई। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने दुआ करवाई। नैब का सरबरा बन जाएगा। उन्होंने NRO 2 लेने के लिए हुकूमत के खिलाफ साजिश की थी। मुल्क को इस माफिया के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम तैयार हैं, जल्द जुल्म के खिलाफ मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान ने एक बार फिर खिलाड़ियों को वार्म अप रहने का कह दिया। बोले हमारे पुरअमन मार्च को रोका गया। PTI के दौर में किसी पर झूठे मुकदमात नहीं बनाए गए। इमरान खान ने कहा ये हुकूमत इलेक्शन में धांधली की तैयारी कर रही है, इस धांधली के खिलाफ अदालत जाएगी। कहा इस हुकूमत का एजेंडा सबके सामने है। शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर नैब का सरबराह बन जाएगा। मैं ऐलान करूंगा इंशाल्लाह एक ऐसा एहतजाज जो हमारे शहरी निकलेंगे और कम अज कम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये जो यहाँ इस मुल्क में हम सबके सामने ये जुल्म हो रहा है, जिस तरह इन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो जुल्म किया है पाकिस्तान की तारीख में, शायद किसी मार्शल लॉ में ऐसा हुआ। और ये जो FIR मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर FIRs काट दी। इन्होंने 3 दफा लॉन्ग मार्चेस किए, कभी किसी के ऊपर कोई एक फायर किया टीयर गैस का, कभी हमने उनको तंग किया, रोड ब्लॉक्स किए, कंटेनर लगाए। ये आए थे इस मुल्क में अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए, ये आए थे NRO 2 लेने के लिए। अब जो पिछले 10 साल की चोरियां थी 8 से लेकर 18 तक, अब उसके लिए इनको NRO चाहिए था, जिसकी वजह से ये सारी साजिश इन्होंने की थी। ये जो इन्होंने तबाही की अपने 10 सालों में, अब क्या है इनको सारी कौम देखेगी और ये सारी चीजों से ये बच जाएंगे। दूसरा काम ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से धांधली की तैयारी कर रहे हैं। तो और धांधली की तैयारी हो रही है, वो हम पूरी हल्का बंदियों के अंदर हमें नजर आ रही है चीजें, हम पूरा भी उस पर भी अदालत में जाएंगे। शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम तरीन किरदार मकसूद चपड़ासी हरकत कलबंद होने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी इलाज के लिए बैरून मुल्क मुकीम थे। मलिक मकसूद शरीफ ग्रुप के CEO के चपड़ासी थे। उनकी माहाना तनख्वाह 25,000 रुपये थी। उनके अकाउंट्स में भारी रकूम आने पर उनका नाम केस में शामिल किया था। FIA ने मकसूद चपड़ासी को इश्तिहारी करार देने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर रखी थी। मलिक मकसूद का इंतकाल 7 जून को हुआ, मगर उनके इंतकाल की खबर 2 रोज़ तक मीडिया से छुपाई गई, जिससे ये मामला पुरस्कार हो गया है। शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम तरीन गवाह खामोश हो गया। शरीफ ग्रुप के CEO के चपड़ासी मलिक मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद का इंतकाल दुबई में 7 जून को हुआ, मगर इंतकाल की खबर 2 रोज तक छुपाई गई, जिससे पुरस्कार मौत पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इंतकाल के वक्त मलिक मकसूद की उम्र सिर्फ 49 बरस थी। मलिक मकसूद शरीफ ग्रुप के CEO के चपड़ासी थे। उनकी माहाना तनख्वाह 25,000 रुपये थी।
मगर उनके अकाउंट्स में 3.74 अरब रुपए डिपॉजिट किए गए थे। अकाउंट्स में भारी रकम आने पर उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल किया गया था। मकसूद चपड़ासी को शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन भी कहा जाता था। FIA मकसूद चपड़ासी को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू कर रही थी। बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, जिनकी नमाज जनाजा बाद नमाज जमा अदा की जाएगी। उनके बेटे आज सुबह 11 बजे तक लंदन से कराची पहुंचेंगे। डॉक्टरों ने आमिर लियाकत हुसैन को अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आमिर लियाकत हुसैन की मौत कैसे हुई तयन ना हो सका। पोस्टमार्टम के बाद की सूरत हाल वाज़े होगी। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में लाया गया। मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट और एक्सरे की कॉपी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुकर्रर नाथख्वां मेज़बान सियासतदान 562 मुसलमानों के फहरिस्त में 3 बार नुमाया रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हम में नहीं रहे। तदफीन बेटे की लंदन से वापसी के बाद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में वसीयत के मुताबिक होगी। मारूफ स्कॉलर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक की थी। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं आखिरी सलाम। सकून पाया है बेकसी ने, हुदूदे गम से निकल गया हूँ। बहुत खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे। रमजान ट्रांसमिशन इस्लामिक शो के बानी मुकर्रर नाथख्वां मेज़बान सियासतदान एक नाम मुख्तलिफ किरदार कानून साज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने चाहने वालों और मद्दाहों को अफसुर्दा छोड़कर चले गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 562 मुसलमानों की फहरिस्त में 3 बार नुमाया रहे। मरहूम की फैमिली ने पोस्टमार्टम करने से रोक दिया। भतीजे हामिद ने बोल न्यूज़ को बताया कि तदफीन बेटे अहमद की लंदन से वापसी के बाद होगी। बेटे की लंदन से फ्लाइट का वक्त अभी तय नहीं हुआ। खुदादाद कॉलोनी वाले घर के साथ में पहली अहलिया बुशरा और बेटी दुआ मौजूद हैं। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में वसीयत के मुताबिक होगी। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि आमिर लियाकत को अस्पताल में मुर्दा हालत में लाया गया था। मरहूम के मुलाजिम जावेद ने बताया कि 7-8 साल से साथ हूँ, कहते थे मेरे साथ जुल्म हुआ है। आखिरी वक्त में डिप्रेशन का शिकार थे। मेरे पास 7-8 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। बस ये बोलते थे मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ जुल्म किया, मेरे साथ नाइजायज़ी हुई है, बस मेरे को धोखा दिया, मेरे को धोखा दिया, बस यही बोलता था। ड्राइवर ने बताया कि हमें इस्लामाबाद जाना था। अंदर जाकर उनसे बात की तो वो बेसुध थे। दूसरा मैं डॉक्टर साहब को उठाऊं तो हम इस्लामाबाद निकले। जब अंदर गए तो अंदर देखा तो डॉक्टर साहब सोफे पे पड़े हुए हैं। रमजान चीपा का कहना है कि आमिर लियाकत हुसैन ने वसीयत की थी कि जब इंतकाल हो तो सारे इंतजामात आपने ही करने हैं। बात होती थी तो वो यही कहते थे कि चीपा साहब जब मेरा इंतकाल होगा, जब मेरा विसाल होगा तो आपने ही सारे इंतजामात को देखना। रुकने कौमी असम्बली का जस्ते खाकी सदखाने मुंतकिल कर दिया गया। आमिर लियाकत हुसैन कुछ अरसे से इल्जामात की जद में थे और उन्होंने मुल्क छोड़ने का ऐलान किया था। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं आखिरी सलाम। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह ने इंकशाफ किया है कि आमिर लियाकत से उनकी सुलह हो गई थी। उन्होंने कहा था कि वो इतवार को लेने के लिए लोधरा आएंगे। दानिया शाह ने कहा आमिर लियाकत ने इनसे माफ़ी भी मांग ली थी और हम नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे। दानिया की वालिदा ने भी कहा कि आमिर लियाकत दानिया से बहुत मोहब्बत करते थे। तो सब कुछ बेहतर था। वो थोड़ी बहुत ही बातों में आ रहे थे। अम्मी से बात होती थी उनकी, मेरी तो इतनी नहीं होती थी। परसों ही मुझे मैसेज किया था, इंस्टा पे पर पोस्ट किया था जैसे वैसे जाना चाहती हूँ लेकिन मेरी वालिदा जाएंगी। मियाँ बीवी की कोई नाराज़गी नहीं होती, कुछ पल होता है, जो भी था बुरा वक्त गुजर जाता है। लेकिन अब सुलह की तरफ जा रहा था मामला तो ये सूरत हाल हो गई। पता नहीं था हमें इतना दूर ना रहें कि वो आपको छोड़ के ही चला जाए इस दुनिया से। बहुत ही अफसोस हुआ सुन के और ऐसे ही होश उड़ गए। 3-4 दिन पहले बेटे ने बात की हमसे कि अम्मी हम मुझसे सुलह करें, आप छोड़ें ये सारी बातें, जो होना था हो गया, तो मेरी बीवी मुझे वापस दें। पता ही नहीं चला 4 दिन के बाद आज इतला आ गई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए, हमें आखिरी जो रस्मात हैं उनमें शामिल किया जाए।
डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर समाजी हलकों की जानिब से दुख का इजहार किया गया। समाजी रहनुमाओं ने उनकी मौत का जिम्मेदार उन सब को करार दिया जो मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाते रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हम में न रहे। अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो दारे फानी से कूच कर गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर समाजी हलकों की जानिब से दुख का इजहार किया गया। बोल न्यूज पर गुफ्तगू करते हुए MKM पाकिस्तान की रहनुमा खुशबख्त शुजाअत ने दिली दुख का इजहार करते हुए कहा, यकीन नहीं आ रहा हर दिल अजीज एंकर हम में न रहे। इल्म की उनके पास बहुत कसरत थी और उन्होंने बहुत पढ़ा था। जब अल्लाह ताला कुछ नेमतें देता है तो वो नेमत देकर भी आजमाता है और नेमत लेकर भी आजमाता है। सही बात। फारूक सत्तार ने कहा, अल्लाह ताला ने उन्हें खुदादार सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने मजहब के फहम को आसान बनाते हुए इंसानियत की खिदमत की। काश वो अपने बोझ को जो उनके दिल पे था, जो गम था, और अगर डिप्रेशन का शिकार थे, कई ज़राए से बात की तस्दीक होती है अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते तो शायद ये नुकसान का सौदा ना करते। और लेकिन उनकी खुददारी उनके आड़े आ गई। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी से अपना गम शेयर नहीं किया। साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा ने इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। सियासत से हटकर उनकी जो खास तौर पर मीडिया के लिए जो खिदमात हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने एक नया ट्रेंड किया था जिस तरीके से उन्होंने मीडिया पर प्रोग्राम किया, और बिल्कुल बोल के साथ जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, बोल के साथ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। समाजी कारकुन जफर अब्बास अपनी गुफ्तगू में जज्बाती हो गए। कहा, सोशल मीडिया पर उनकी बेतौकीरी की गई जो इंतहाई अफसोसनाक है। शायद दबाव में आकर इंतहाई कदम उठाया। किस तरह की मीम्स बनाई उस शख्स की, सोचना चाहिए था। उसकी जवान बेटी है, उसकी जवान बेटा है, माशरे में उसकी सेटर है। वो भाई सही है, किसी पे कभी भी कैसे हालात आ सकते हैं। अगर कोई ज़हनी दबाव में उसको माफ कर दो। सियासी और समाजी रहनुमाओं ने उनकी मौत का जिम्मेदार उन सब को करार दिया जो मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।